नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं अच्छे से होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। बच्चों, सबसे पहले तो आप लोग को मकर संक्रांति की बहुत सारी शुभकामनाएं। और मकर संक्रांति तो इसका मतलब ये नहीं कि हम पढ़ाई करना बंद कर देंगे, बिल्कुल नहीं। और पतंग अपनी जगह उड़ाइए और इन्जॉयमेंट करिए, लेकिन पढ़ाई भी ज़रूर करिए क्योंकि एग्ज़ामिनेशन भी बहुत नज़दीक है, तो पढ़ाई करना भी बहुत ज़रूरी है। तो हम लोग पढ़ रहे थे कक्षा क्लास 9th का संस्कृत व्याकरण। बच्चों, ये क्लास 9th और 10th दोनों का सिलेबस एक ही है, तो क्लास 9th और 10th दोनों के बच्चे ये जो है व्याकरण, संस्कृत व्याकरण अपना कंप्लीट करिए। और आप दोनों के क्लासेस में बहुत ही ये आप दोनों के क्लासेस में ही ये आएगा। और पूरे चैप्टर्स जितने भी हैं, जितने भी 9th के चैप्टर्स हैं उतनी ही जो है 10th के भी चैप्टर्स। अभी हमने सिलेबस देखा इसका। तो 9th और 10th दोनों क्लासेस के बच्चों से मैं ये कहूँगी कि आप दोनों लोग इसको पढ़िए और सॉल्व करिए, क्योंकि जो ये संधि, व्यंजन संधि ख़त्म होगी तो हम 10th की संधि लेंगे। 10th में जो संधि है व्यंजन, उसको करेंगे और फिर वैसे ही समास भी करेंगे। 9th का समास ख़त्म होगा तो फिर हम 10th का समास लेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। ये व्यंजन संधि, इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं स्वर संधि। स्वर संधि के कितने भाग थे? 5 भाग। ठीक, स्वर संधि में के कितने प्रकार हैं? 5। तो उस 5 प्रकार के बारे में हम पढ़ चुके हैं और उसके सूत्र को आप याद भी कर चुके होंगे और उस पर प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। अब जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है व्यंजन संधि। व्यंजन संधि में ये क्या है? हल। व्यंजन को क्या बोलते हैं? हल। हल कहिए या फिर व्यंजन कहिए। हल प्रत्याहार है, इसमें सारे व्यंजन आ जाते हैं। 25 व्यंजन है ना, 25 प्रकार के स्पर्शी व्यंजन, यवराला, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, ठीक, और संयुक्त व्यंजन। ये सभी व्यंजन इसमें समाहित है हल में। संयुक्त व्यंजन नहीं आएगा आपका, लेकिन जो है ये जो स्पर्शी, ऊष्म और अंतस्थ, ये सभी जो है हल प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं, उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। व्यंजन संधि, स्वर संधि के बारे में हम जान चुके हैं कि स्वर में स्वर प्लस स्वर आता है। ठीक है, स्वर प्लस स्वर आता है तो उसे हम कहते हैं स्वर संधि। ठीक, इनका हम संहिता करते हैं तो स्वर संधि होती है। और यदि आपसे प्रश्न एक पूछा जाए कि संधि किसे कहते हैं, तो आप बता पाएंगे? आप लंबी चौड़ी परिभाषा याद करने के स्थान पर मैं आपको हमेशा कहूँगी कि आप सूत्रों को याद करिए। सूत्र याद करने से आप परिभाषा उस सूत्रों में से निकाल सकते हैं। सूत्र को यदि समझ लिए तो आप परिभाषा निकाल लेंगे। परसन्निकर्ष संहिता, हमने आपसे कहा था कि परसन्निकर्ष संहिता, जब भी आपसे कोई पूछे कि संधि किसे कहते हैं तो आप क्या बोलेंगे? परसन्निकर्ष संहिता। इसका मतलब होता है कि सबसे निकट वर्णों की जब संहिता की जाती है उन्हें ही हम संधि कहते हैं। ठीक, तो ये आप हमेशा याद रखिएगा कि संधि किसे कहते हैं? परसन्निकर्ष संहिता। सिर्फ इतने से ही आपकी परिभाषा कंप्लीट हो जाती है। और तो संधि कितने प्रकार की है? 3 प्रकार की पहले देख चुके हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं व्यंजन संधि, जिसे हम हल संधि भी कहते हैं। तो व्यंजन संधि किसे कहते हैं? व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आने पर व्यंजन संधि होती है। व्यंजन तो आएगा ही आएगा, कोई भी व्यंजन। व्यंजन से तात्पर्य आप समझ रहे हैं कि अर्धमात्रिक होता है। व्यंजन जो होता है वो अर्धमात्रिक होता है। उसके क ऐसे लिखाएगा, ख ऐसे लिखाएगा। ये क्या है? व्यंजन है। क ये व्यंजन नहीं है, ये इसमें स्वर समाहित हो गया। ठीक, इसमें क्या है? स्वर समाहित हो गया। ये ह्रस्व अ है इसमें। ठीक है, इसमें क्या है? ह्रस्व अ है। तो व्यंजन के बाद
कोई स्वर या व्यंजन आने पर व्यंजन संधि होती है। स्वर आए या व्यंजन आए तो उन दोनों की संहिता जब की जाएगी तो क्या हो जाएगी, तो उसे हम क्या कहेंगे, व्यंजन संधि कहेंगे। जैसे आपको दोनों बता दिया, स्वर और व्यंजन किस प्रकार से आएंगे ये दोनों बता दिया है। कैसे, सत धन चित, सचित, त व्यंजन है, त के बाद च व्यंजन आ गया तो क्या बना, सचित। उसी प्रकार से जगत धन ईश्वर, जगदीश्वर, जगत धन ईश्वर क्या हो गया, जगदीश्वर। त के बाद क्या आया, इस व्यंजन के बाद ये स्वर आ गया ई, तो यानी कि जगदीश्वर हो गया। यानी व्यंजन और स्वर दोनों के मिलान पर जो बनती है उसे हम व्यंजन संधि बोलते हैं। यहाँ पहले उदाहरण में त के बाद व्यंजन और दूसरे उदाहरण में व्यंजन के बाद स्वर आया है। ठीक है। व्यंजन संधि के भेद, व्यंजन संधि के कितने भेद होते हैं, तो व्यंजन संधि के देखिए भेद, जैसे ये नाम दे दिया है बच्चों, ये नाम जो दिया हुआ है ये आपको सिर्फ याद करने के लिए नाम है। ऐसे नाम का आविष्कार किया गया है सिर्फ आपको याद करने के लिए। वैसे पाणिनि महोदय ने इन निश्चित जशत इन शब्दों का प्रयोग नहीं किया है, उन्होंने सिर्फ सूत्र दिया है। ठीक, पाणिनि महोदय ने सिर्फ सूत्र दिया है। अब बात आ गई पाणिनि जी की, मेरे मुंह से निकल गया पाणिनि जी, तो आप हमें ये बता दीजिए संस्कृत के जो महान जो संस्कृतज्ञ हैं वो ये जो हैं ये कौन है। तो संस्कृत के यदि हम कहें तो व्याकरण शास्त्र में तो तीन हमें महत्वपूर्ण मिलेंगे आपको, जिन्हें हम देव स्वरूप भी कह सकते हैं संस्कृत के। पहले कौन है, पाणिनि महोदय हैं। पहले कौन है, पाणिनि महोदय। वो कौन है, सूत्रकार है। पाणिनि महोदय क्या है, सूत्रकार। फिर दूसरे आते हैं आपके कात्यायन। ठीक, दूसरे आते हैं आपके कात्यायन, जिन्हें हम वरुचि भी कहते हैं, जिनका दूसरा नाम क्या है, वरुचि। वो क्या है, वार्तिककार हैं। जो कात्यायन महोदय हैं वो वार्तिककार हैं। उन्होंने पाणिनि महोदय के सूत्रों पर वार्तिक लिखी। फिर तीसरे जो आते हैं वो है पतंजलि। ठीक है, हाँ, तीसरे जो हैं वो है पतंजलि। पहले पाणिनि महोदय हैं, फिर उसके बाद आपके आगे कात्यायन, फिर उसके बाद आते हैं पतंजलि। पतंजलि जो है वो भाष्यकार हैं। इन्होंने कात्यायन के वार्तिक पर भाष्य लिखा है। ठीक है, तो इन्हें भाष्यकार बोलते हैं। तो पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि ये तीन संस्कृत के महान कहे जाएंगे। महान जो इन्होंने, पाणिनि जी ने ही महाश्वेत सूत्र की रचना की है। ठीक, इन्होंने सूत्रों की रचना की है। पाणिनि का आप अष्टाध्यायी देखिए। अष्टाध्यायी जब आप संस्कृत के में रुचि रखेंगे और आगे संस्कृत पढ़ेंगे तो पाणिनि का आप अष्टाध्यायी पढ़ेंगे। चलिए, ये तो बात की बात है। पाणिनि मेरे मुंह से निकला तो हमने आपको इसके बारे में जानकारी दे दी। और ये प्रश्न पूछता भी है कि पाणिनि क्या है, तो वो सूत्रकार हैं। हाँ, वार्तिककार किसे कहते हैं, तो किसे कहते हैं, कात्यायन को कहते हैं। भाष्यकार किसे कहते हैं, तो वो है पतंजलि। ठीक है, ये ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप याद रखिएगा इसे। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्यंजन संधि में हम बता रहे थे कि व्यंजन संधि में ये जो संधियां हैं के नाम, ऐसे नाम आपको सिर्फ रटने के लिए दिया गया है। और वैसे व्यंजन संधि में सूत्र हैं। ठीक है, सूत्र 1 2 3 करके सूत्र दिए हैं, उन्हीं को ऐसे नाम दे दिया गया है। ठीक, ताकि आप याद कर सकिए। तो देखिए क्या है आपके सिलेबस में, श्चुत्व संधि है, ष्टुत्व संधि, जशत्व संधि, इन्हें आप याद कर लीजिए। जरत्व संधि, अनुस्वार संधि और परसवर्ण संधि। इस तरह से आपके 6 व्यंजन संधि दिए गए हैं। और इन 6 व्यंजन संधि को आप याद कर लीजिए कौन कौन सा संधि है। पहला जो है जिसे हम ष्टुत्व संधि कह रहे हैं वो क्या है, उसका सूत्र स्तोश्चुनाश्चु। हम आपसे बोलेंगे कि आप सूत्रों को ज़रूर याद करिए, ज़रूर समझिए। तो पहले चलिए सूत्र समझते हैं, उसके बाद हम क्या बुक में लिखा हुआ है उसको देखेंगे। स्तोश्चुनाश्चु, देखिए स्तो
चुना चू। स्तों में कौन सी विभक्ति है? छठवीं विभक्ति है। ठीक, छठी विभक्ति है और संबंध कारक है। चुना में तृतीया विभक्ति है और चू में प्रथमा विभक्ति है। ठीक है, ठीक है। चू में कौन सी विभक्ति है? प्रथमा विभक्ति है। तो जिसमें प्रथमा होता है वही चीज़ हो, मतलब स्थान पर आता है, वही चीज़ होगा। ठीक है, जिसमें प्रथमा होगा वही चीज़ होगा। तो क्या होगा? इसमें चू ही होना है। और पाणिनि महोदय जी के अनुसार जिसमें षष्ठी विभक्ति लगी होती है उसके स्थान पर उसमें और जोड़ दिया जाता है। ठीक, जिसमें भी षष्ठी विभक्ति आएगी उनके सूत्रों में उस पर आप के स्थान पर जोड़ दीजिए। के स्थान पर, यानी कि स्तो के स्थान पर चू हो जाता है। ठीक, चुना यहाँ इसमें क्या है? तृतीया है। के द्वारा या फिर से करण कारक होता है, यानी कि इनके द्वारा ये आने पर या इनके द्वारा चुना आने पर क्या हो जाएगा? यानी इनसे चुना से ये होने पर हो जाएगा चू हो जाएगा। चुना आने पर स्तो के स्थान पर चू हो जाता है। अब ये स्तो क्या है, चुना क्या है, चू क्या है, ये हम समझ लेते हैं। देखिए, अब ऐसे तो स्तो दिख रहा है स और त, लेकिन ये स और त नहीं है, इसमें तो लगी आपकी षष्ठी विभक्ति। ये है स और तू का मतलब तो आप जानते ही हैं। तू का मतलब आप पहले भी पढ़ चुके हैं। तू का मतलब होता है त वर्ग। तू का मतलब त वर्ग होता है। और स का मतलब क्या होता है? स। ठीक है, स और तू वर्ग यानी त वर्ग। त वर्ग का मतलब आप जान रहे हैं, त थ द ध न। और चू हो जाएगा। चू प्रथमा विभक्ति लगी है तो ये होना है किसके स्थान पर? स और तू वर्ग के स्थान पर। चू हो जाएगा। चू मतलब तालव्य श और च वर्ग। चू मतलब च वर्ग, यानी त वर्ग के स्थान पर च वर्ग हो जाना है भाई। ठीक है, ये क्रमशः ये हो जाएगा, क्रमशः ये हो जाएगा। कब हो जाएगा? जब चुना आएगा। चुना का मतलब भी तालव्य श प्लस च वर्ग है, यानी चू। ठीक है, तो यानी कि स और त वर्ग के बाद यदि श और च वर्ग आए तो त वर्ग के स्थान पर दंत स और त वर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा? तालव्य श और च वर्ग हो जाएगा। एक बार और अच्छे से समझ लेते हैं। ठीक, क्या कह रहा है? स्तो का मतलब स। स दंती सा, और ये थोड़ा सा और ऊपर लिखते हैं। क्या कह रहा है ये? हाँ, यहाँ पे स और त वर्ग। त वर्ग में क्या आता है? त थ द ध और न। ये तो इश्चू हो जाए। इश्चू का मतलब क्रमशः क्या हो जाए? स के स्थान पर तालव्य श हो जाए, त के स्थान पर च हो जाए। ठीक, और थ के स्थान पर क्या हो जाए? छ, द के स्थान पर ज और ध के स्थान पर झ और न के स्थान पर इया। ठीक है, यहाँ जगह नहीं थी इस वजह से ऐसे हो गया। न के स्थान पर क्या हो जाएगा? इया। तो च छ ज झ इया हो जाए। ठीक है, ये क्रमशः हो जाएगा। कब हो जाएगा? जब स और त वर्ग के बाद चुना हो, श वर्ग हो या फिर च वर्ग, कोई भी हो। या त आ रहा है मान लीजिए, त के बाद कुछ भी हो, श वर्ग, तालव्य श और च वर्ग में से कुछ भी हो, इसके स्थान पे इसके क्रम का वही चीज़ होएगा। त है तो च हो जाएगा। यहाँ पे द रहेगा तो यहाँ पे कुछ भी हो, द रहेगा तो द के इसी क्रम का
च वर्ग हो जाएगा। तो त थ द है, त थ द, तो द के स्थान पे क्या हो जाएगा, ज हो जाएगा। ठीक, इसी क्रम का वो हो जाएगा, लेकिन इधर साइड में ताला विषय और च वर्ग कोई भी क्रम में हो चलेगा। ठीक है, तो देखिए क्या कह रहा है, सकार या त वर्ग त थ द ध न के साथ शकार या च वर्ग च छ ज झ इया का योग होने पर स का श तथा त वर्ग का च वर्ग हो जाता है। इस तो का अर्थ है स और त वर्ग, इस चुना का अर्थ है श और च वर्ग के साथ इस चू का अर्थ है श और च वर्ग हो जाता है, जो अभी हमने आपको बताया। ठीक, अब हम जब इसका एग्जाम्पल देखेंगे, ये उदाहरण देखेंगे तो और अच्छे से समझ जाएंगे। सदधन चित, अब सदधन चित में क्या आ रहा है, त जो व्यंजन है, बाद में आ रहा है चित, चित में क्या है, च, त व्यंजन प्लस च। ठीक, च में से ई हट गया है, हम ई तो अलग लिख देते हैं। ठीक, ये ऐसे लिख लीजिए, ना हो तो स और त, और चित में हम ऐसे कर देते हैं च ई त। ठीक, इस तरह से भी लिख सकते हैं। चित, अब हम इसको देखते हैं, इसको देखिए, त वर्ग के बाद च वर्ग आया है। अब च वर्ग के स्थान पर च वर्ग का कोई भी वर्ण होता यहाँ पे तो इससे मतलब नहीं था, होना चाहिए। यहाँ पर त वर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा, च हो जाएगा, उसी क्रम का हो जाएगा। हाँ, तो स च हो गया, फिर च, फिर ई त। अब इसको आप कैसे लिखेंगे, स च तो ऐसे लिखाता नहीं, स आधा च कैसे लिखाता है, ऐसे, और च में ई मिल गया, इसमें हलंत लगाई नीचे, च में ई मिल गया तो क्या हो गया, ई। तो ये जो है, जब भी हम मात्रा को लेते हैं तो जो अर्धवर्ण होता है ना, उसको लेते हुए लिया जाता है। ठीक है, उसको लेते हुए तब हम लगाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि इसको जो है इसमें लगा है मात्रा, ना, मात्रा इसी में लगी हुई है। लेकिन वो आधा है तो बेचारा कहाँ ठहलेगा, इस वजह से उसको साथ में ले लेता है ये। चित से चित। ठीक, ये हो गया आपका सचित। रामस धन शेते, उसी तरह से रामस प्लस शेते है, इसमें का स, रामस का स और शेते में प्लस श। अब मिल रहा है आपको स प्लस श, शेते। तो श है और श है, अब इसमें से एते हटा दीजिए, श लिख लीजिए, देख लीजिए। तो श ये क्या हो गया, आपको तुष्ट नाश्चु मिल रहा है, सकार के बाद ताला विषय आ गया है, तो क्या हो जाएगा, स किस में बदल जाएगा, क्रमशः ताला विषय में ही बदल जाएगा। ठीक है, स किस में, ताला विषय में बदल जाएगा। तो ये हो गया ऐसे, और यहाँ पे श है ही, शेते। ठीक, अब इसके जो है पूर्व वर्ण में ही परिवर्तन हुआ है तुश्चुनाशु में, तो याद रखिएगा, ये नहीं कि इन दोनों के स्थान पे हो रहा है ना, पूर्व वर्ण में ही परिवर्तन हो रहा है। हाँ, और तो क्या बन जाएगा फिर, रामश शेते, रामश शेते। श हो जाएगा आधा और ते, शब एक ही मात्रा, ते, रामशेते, राम सोता है। ठीक है, अब देखिए कसधन चित, कस चित, स प्लस
च, स प्लस च, अभी च वर्ग आ गया। ठीक है, कुछ भी होना चाहिए ना, कोई ज़रूरी नहीं है श ताला विश और च वर्ग में से कुछ भी हो। तो अब स के स्थान पे क्या हो जाएगा, इसका श हो जाएगा। ठीक है, तो क्या बन गया, चित। अब ये देखिए आधा है ना, तो अब ये आधे वर्ण को ये च कैसे छोड़ देगा, नहीं छोड़ पाएगा ना, तो ये इधर से मात्रा लेगा और इधर से मात्रा लेकर के बन जाएगा कश्चित। ठीक है, ये हुआ आपका, ये मेरे ख्याल से ये आपको समझ में आ रहा होगा। और भी उदाहरण देख लेते हैं। सदधन जन, सदधन जन क्या है, सदधन जन। तो देखिए द आया और प्लस ज है। जन, ज किस में आता है, च वर्ग में आता है, और इधर द है। ठीक, जो त वर्ग का है। तो स्तुश्चुनाश्चु सूत्र से द को क्या बन जाएगा, द अपनी ही वर्ण, द क्रमशः किस वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा, च वर्ग में। तो द के स्थान पे हो जाएगा ज, च छ ज, त थ द, और उसी तरह से च छ ज, तो हो जाएगा यहाँ पे ज। तो क्या बना, सज्जन, सज्जन। ठीक, अभी देखिए शांगिन जय, शांगिन जय, शांगिन जय, शा, ये पूरा वर्ड लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, लास्ट में क्या है, न है। हाँ, और फिर उसके बाद क्या है, यहाँ पे नीचे हलंत लगाइए न के नीचे। हाँ, न प्लस जय, जय। ठीक, अब न, इधर तो ज मिल रहा है ना, च वर्ग का, च वर्ग का है ज। अब न त वर्ग है। अब ये इसी वर्ग का क्रमशः क्या हो जाए, न इसी वर्ग का नहीं, न जिस क्रम में है क्रमशः च वर्ग इसका स्थान ग्रहण कर लेगा। तो च वर्ग में न किस वर्ण में आता है, पांचवें वर्ण में। तो च का पांचवा वर्ण क्या हो गया, इया, च छ ज इया। तो क्या हो जाएगा, इया। यहाँ हो जाएगा इया। तो क्या बन जाएगा, शांगिन जय। शांगिन जय, शांगिन किसको बोलते हैं, विष्णु भगवान जी को। ठीक, उनके संघ का नाम है ना शांगिन। शांगिन जय, विष्णु भगवान की जय हो, विष्णु जी की जय हो। देखिए बृहदधनझर, बृहज्झर। अब ये कैसे बन गया, तो कैसे बन गया, तो द प्लस झ, ये झ आता है आपके च वर्ग में। ठीक, अब आपको परिवर्तन कहाँ करना है, द में करना है। द के नीचे हमेशा हलंत लगाइए, द में परिवर्तन करना है। तो द में परिवर्तन होगा च वर्ग से, तो द के स्थान पे क्या आ जाएगा, च वर्ग का ज। ये तीसरा वर्ण है, तो च वर्ग का तीसरा वर्ण क्या हो जाएगा, ज। ठीक, तो बन जाएगा बृहज्जरः। उच्चारणम, उच्चारणम देखिए, उत प्लस चारणम, उत प्लस चारणम, त वर्ग, त प्लस च, त प्लस चारणम है ना, च में आ की मात्रा है, चारणम। तो क्या हो जाएगा उच्चारणम में, यहाँ तो परिवर्तन होना नहीं है, परिवर्तन यहाँ होना है। तो त के स्थान पे क्या आ जाएगा, च आ जाएगा। त का क्रमशः च वर्ग के उच्चारण में क्या आएगा, च। त वर्ग के उच्चारण, च वर्ग के उच्चारण में च आएगा। तो हो जाएगा उ, च आधा है, तो हो जाएगा च, चा, र म, उच्चारणम। ठीक है, तो ये जो जितने उदाहरण थे आप अच्छे से समझे होंगे इसको। और बच्चों इस उदाहरणों को और अच्छे से अपने मन से अपनी कॉपी पर लिखिए, जिससे आपकी प्रैक्टिस बने।
और अब बाकी जो हमने आपको आपकी कोर्स से डिफरेंट जो हमने बताया आपको, उसको भी नोट आउट करते हुए चलिए। जो भी कुछ बोलते हैं उसको आप नोट करते हुए चलिए, क्योंकि वो जो है आपकी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में पूछ सकता है। अब तो ऑब्जेक्टिव आपकी एकेडमिक में भी चलने लगा है, 10th की एग्ज़ामिनेशन में भी आ सकती है, तो आप उसे भी नोट आउट करते हुए चलिए। ये व्यंजन संधि को अच्छे से पढ़ लीजिए। तो इसके क्वेश्चंस हम अगले वीडियो में देखेंगे। हाँ, तब तक के लिए हम लोग, यदि ये वीडियो आपको अच्छा भी लगा हो तो इसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि मेरी अगली वीडियो आप तक पहुंच जाए। और अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा, वो भी पढ़ाई करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।